सभी को मेरा नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो हाँ, हमारा टॉपिक चल रहा था प्लेट विवर्तनिकी, जो बीए पार्ट फर्स्ट का हम चौथा टॉपिक कर रहे हैं। इसके अलावा यानी 11th क्लास के अंदर भी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत लगता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो एमए प्रीवियस के अंदर भी ये टॉपिक लगता है। और इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के अंदर, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो या फर्स्ट ग्रेड के हो या नेट जैसे एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या है, बेसिकली प्लेट है क्या, प्लेट विवर्तनिकी क्या है और प्लेट विवर्तनिकी से क्या तात्पर्य है, या विश्व में कितनी प्लेटें पाई जाती है, और उन प्लेटों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। तो 2 मिनट में एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूं कि पृथ्वी पर का जो दर्द भूखंड होता है, ऊपर वाला जो क्रस्ट से लेकर यानी क्रस्ट समेत 100 किलोमीटर की मोटाई वाला जो एथेनोस्फीयर है, स्थलमंडल, वो क्या कहलाता है, यानी प्लेट कहलाता है। और प्लेट के अंदर यानी जलीय और स्थलीय मंडल, महाद्वीप और महासागर दोनों भाग यानी सम्मिलित इसके अंदर होते हैं, ऊपर वाला 100 किलोमीटर मोटाई तक। और प्लेटें क्या करती है, दुर्बलता मंडल के अंदर यानी विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करती है। और इन परिवहन के अनुसार कई प्रकार की गतियां इसमें उत्पन्न होती है, और इन्हीं गतियों को ही हम क्या करते हैं, प्लेट यानी विवर्तनिकी कहते हैं। जैसे दिया विवर्तनिकी अंग्रेजी के टेक्टोनिक और यूनानी भाषा के टेक्टोनिकोज से बना है, जिसका अर्थ है निर्माण अथवा रचना करना। यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, ताप की अधिकता है, जिसके कारण क्या है, नीचे से क्या है, संवहनीय धाराएं चलती है तापमान की वजह से, उसकी वजह से प्लेटों में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की गतियां उत्पन्न होती है। और बात करें हम प्लेटों की तो प्लेट विवर्तनिकी को हम सीधे से यूं कह सकते हैं कि भूतल का जो भूपरपट्टी पर जो मुख्य रूप से स्थलखंड है, और उसमें क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण यानी जो गति उत्पन्न होती है वो, और जिसके कारण कई प्रकार के शत्रुरूपों का निर्माण होता है। जो ये बल होता है प्लेट विवर्तनिकी बल भी इसको कह सकते हैं, प्लेट विवर्तनिकी की क्रिया इसके अंदर शामिल की जाती है। तो हमने देखा था कि यानी नासा ने यानी 100 प्लेटों का पता लगाया है। इसके अलावा कुछ भूगोलवेत्ता यानी 6 प्रमुख और 7 गौण प्लेटें मानते हैं। 6 मानने वाले उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट को एक प्लेट में ही समाहित करते हैं, जबकि जो भूगोलवेत्ता 7 प्लेटें मानते हैं वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग अलग प्लेट के अंदर समाहित करते हैं। तो प्रमुख प्लेटें कौन सी हैं, तो सबसे बड़ी है प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो यानी लगभग महासागर में फैली हुई है, इसलिए इसको महासागरीय प्लेट कहते हैं। दूसरा यूरेशियन प्लेट, जिसके अंदर मध्य अटलांटिक कलेक्टेड प्लस ये जो पर्वत श्रेणियां हैं यानी ये भाग आ जाता है, तो ये लगभग क्या है, पूर्णतः स्थलीय प्लेट के अंदर समाहित की जाती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर आता है। इसके अलावा अफ्रीका प्लस अटलांटिक महासागर वाला भाग है अफ्रीकन प्लेट के अंदर आता है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिकन प्लेट, जिसमें मुख्य रूप से क्या उत्तरी यानी अटलांटिक महासागर का यानी पश्चिमी भाग इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका प्लस दक्षिणी अटलांटिक महासागर वाला भाग है वो इसके अंदर दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के अंदर आ जाता है। इसके अलावा अंटार्कटिका क्षेत्र के अंदर यानी अंटार्कटिकन प्लेट है वो प्रमुख रूप से फैली हुई है। इसके अलावा हमने कुछ छोटी प्लेटों के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है उसमें तथा प्रशांत महासागर के बीच है वो नजका प्लेट पाई जाती है। नजका प्लेट से जस्ट उत्तर के अंदर यानी उत्तरी अमेरिका के दक्षिण के अंदर और प्रशांत महासागर यानी इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है कोकोस प्लेट की। इसके अलावा यदि हम देखें दक्षिणी अमेरिका के दूर दक्षिण के अंदर स्कोशिया प्लेट पाई जाती है, जो अंटार्कटिका प्लेट से मुख्य रूप से सीमा बनाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं
यानी जो अरब प्रायद्वीप है वहां अरेबियन प्लेट पाई जाती है। इसके अलावा जुआन डी फूका प्लेट पाई जाती है, जो यानी अलास्का के जस्ट दक्षिण के अंदर अल्यूशियन खाई के यानी पूर्व के अंदर देखते हैं तो यानी जुआन डी फूका प्लेट पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यानी फिलीपींस वाला जो क्षेत्र है वहाँ फिलीपींस प्लेट पाई जाती है। फिलीपींस के जस्ट दक्षिण के अंदर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के किनारे पर कैरोलिन प्लेट पाई जाती है। तो इस प्रकार यानी ये प्रमुख रूप से क्या है यानी प्लेटों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा यानी प्लेटों के किनारों से क्या तात्पर्य है, और प्लेटों में सागर यानी प्लेट विवर्तनी में सागर निकल पर्सन की संकल्पना के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। तो हमने कल डिस्कस किया था यानी प्लेट शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम टोरंटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है यानी विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे विल्सन, उन्होंने मुख्य रूप से क्या है जिसका पूरा नाम क्या था टूजो विल्सन, सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग कब किया भाई 1965 के अंदर टूजो विल्सन जो टोरंटो विश्वविद्यालय में यानी प्रोफेसर थे उन्होंने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। वहीं प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत की बात करते हैं तो एक प्रिंस्टन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे प्रोफेसर जे मॉर्गन यानी जे मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कब 1967 के अंदर सिद्धांत दिया। बेसिकली हम देखें प्लेट विवर्तनी की के अंदर क्या है प्रादुर्भाव दो तथ्यों पर आधार पर हुआ है। एक तो महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, जो इससे पूर्व हमने वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह देखा था, उसमें सागर निकल के पर्सन के बारे में यानी कुछ देखा था, यानी महाद्वीपों का प्रवाह होता है उस पर बेस्ड है। दूसरा सागर तली का पर्सन यानी नीचे से जो सैवनीय धाराएं चलती हैं, जो क्रोड है उसमें रेडियोधर्मी पदार्थ है वो ऊपर मेंटल पर दबाव डालते हैं और मेंटल का जो द्रवित जो मलबा है वो ऊपर आता है और उसके कारण क्या होता है ऊपर वाली जो प्लेट है उस पर यानी बार बार दबाव डालता है और उस दबाव की वजह से धीरे धीरे प्लेट कमजोर होती है और उसके अंदर दरार आती है। तो मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण भी यानी उत्तरी अमेरिकन दक्षिणी अमेरिकन प्लेट यानी नीचे से दबाव पड़ा पश्चिम की तरफ विस्थापन उनसे मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण भी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर हुआ। तो हम बात करते हैं प्लेट के सीमाओं की या किनारे। प्लेट सीमा और किनारा से क्या तात्पर्य, यानी किनारे से तात्पर्य प्लेट का यानी दूसरा भाग यानी, और सीमा से तात्पर्य जो दो प्लेटें हैं का जो मिलती है वो क्या कहलाता है सीमा कहलाता है। तो प्लेट में तीन सीमाएं होती है या यूं कहें कि प्लेट के अंदर तीन प्रमुख रूप से किनारे पाए जाते हैं। तो एक होता है अभिसारी प्लेट यानी अभिसारी कह सकते हैं गति। तो अभिसारी गति के अंदर क्या होता है यानी दो प्लेटें क्या होगी आपस में यानी ये तीर के द्वारा दर्शाया गया एक दो प्लेट एक दूसरे क्या है यानी आमने सामने मुख्य रूप से क्या है गति करती है। तो इससे क्या होता है जो बड़ी प्लेट होती है वो छोटी प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है और छोटी प्लेट ऊपर उड़ जाती है। इससे क्या होगा प्लेट का क्या होगा विनाश होता है, इसलिए इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। क्या कहते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा के नाम से जाना जाता है। यानी क्या होगी जब दो प्लेटें हैं आपस में टकराती है, जैसे कोई एक दलीय प्लेट है एक स्थलीय प्लेट है, जलीय प्लेट यानी भारी है से और महाद्वीपीय प्लेट हल्की है तो उसके नीचे छेपित हो जाएगी और जिसके कारण क्या होगा महाद्वीपीय प्लेट का क्या होगा विनाश होगा। और विनाशात्मक प्लेट यानी मुख्य रूप से क्या होता है इस प्लेट के सारे यानी प्रमुख रूप से प्लेटों का यानी विनाश प्रमुख रूप से क्या है होता है।
तो दूसरा हम देखते हैं अपसारी गति। अब क्या होता है, दो प्लेटों में विपरीत दिशाओं में बल लगता है और विपरीत दिशाओं में जब बलेगा तो मुख्य रूप से यानी तली है महासागर के अंदर, तली या महाद्वीपीय भाग के अंदर फैला होगा। मैंने बताया जो भाग कमजोर होते हैं, चाहे वो महाद्वीपीय मगध तट हो या नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र हो या जो भूकंप या ज्वालामुखी क्षेत्र है, वहां यानी पृथ्वी का यानी कमजोर भूभाग होता है और वहां पर यानी मुख्य रूप से जब पर्षण होगा तो वहां यानी प्रमुख रूप से जो भूकंप की क्रियाएं हैं या इनके किनारे चूंकि ज्वालामुखी की क्रियाएं आती है, इसके किनारे यानी फैलेगा, यानी जब दो प्लेट ये प्लेट पर विपरीत दिशाओं में बल लगेगा तो यहाँ क्या होगा, दरार आएगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, मलबा निकलेगा और मलबा निकलेगा तो ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी द्वीप है या जो कटक है, इनका मुख्य रूप से क्या है, निर्माण होता है। तो यानी जो ये कटक है इनका निर्माण भी यानी जब मुख्य रूप से दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में गति करती है तो उससे क्या होता है, यानी मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण भी मुख्य रूप से इसी क्रिया के द्वारा हुआ है। इसके अलावा तीसरा बात करते हैं समानांतर या इसको कहते हैं संरक्षी प्लेट किनारा। तो इसके अंदर क्या होता है, जब दो प्लेटें अगल बगल से खिसकती है, जैसे ये प्लेट इधर जा रही है, ये उत्तर में जा रही है, तो इस प्रकार उत्तर दक्षिण में या पूर्व पश्चिम में ये समानांतर जाएगी, जिसके अंदर न तो किसी प्लेट का विनाश होगा और न ही नई प्लेट का सर्जन होगा। तो ऐसे किनारों यानी ऐसी जो प्लेट होती है जिसको हम क्या किस नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं हम संरक्षी प्लेट किनारा, संरक्षी प्लेट किनारा। और संरक्षी प्लेट किनारों के सारे रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई, रूपांतर भ्रंश का निर्माण प्रमुख रूप से क्या है, होता है। तो इस प्रकार हमने देखा तीन प्रकार की प्लेट के किनारे गतियां होती है। अभिसारी गति जिसमें दो प्लेटें यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे भारी क्षेपित हो जाती है, भारी प्लेट नीचे जाती है, नीचे से मलबा फिर क्या होता है यानी मुख्य रूप से मेंटल में जाकर पुण्य जहां कमजोर भूभाग को ढूंढता हुआ चलता है। जैसे इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, देखिए ये स्थल मंडल है और स्थल मंडल के अंदर क्या होता है, यानी जब ये दो प्लेटें हैं आपस में टकराने से ये भाग यानी भारी प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है और नीचे क्षेपित होगी तो महाद्वीपीय प्लेट है, उसके नीचे से हमें धाराएं चलती है और कमजोर भूभाग मैंने बताया महाद्वीपीय वलित पर्वतीय क्षेत्र है या मगध, वहां फिर मलबा फिर ज्वालामुखी के रूप में, द्वीप के रूप में, कटक के रूप में बाहर निकलता है। तो यानी ये विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है। दूसरा क्या होता है, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में होती है तो वो होती है अपसारी किनारा। और उससे क्या होता है, जैसे ये कोई दो प्लेटें हैं और इस प्लेट के किनारे पर फिर यानी विपरीत दिशाओं में गति कर ली तो यहाँ नीचे से मुख्य रूप से क्या है, मलबा आता है। क्यों, नीचे वैसे भी पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ है और रेडियोधर्मी पदार्थ की वजह से यानी वो प्रसार होगा तो उससे यानी मध्य कटकों का निर्माण होगा, द्वीपों का निर्माण होगा, चापों का निर्माण होगा। तो ये क्रियाओं के कारण यानी इससे सागर तली का पर्षण भी होता है, नवीन प्लेट का सर्जन भी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर होता है। अब हम देखेंगे सागर नेतल की पर्षण क्या है। सागर नेतल पर्षण, तो सागर नेतल पर्षण के अंदर देखते हैं यानी इस जो अवधारणा है या इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर हैरी हैश ने इस सिद्धांत को दिया। कब भाई, 1960 के अंदर यानी इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसके अलावा रॉबर्ट एच डीज भी ने रॉबर्ट एस डीज ने भी इसका मुख्य रूप से क्या है यानी सहयोग किया था। तो प्रोफेसर हैरी हैश ने
मुख्य रूप से क्या 1960 में सागर नितल की प्रसरण की संकल्पना मुख्य रूप से क्या है प्रतिपादित की। उन्होंने मुख्य रूप से क्या पुरा चुंबकीय व सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर सत्यापित किया कि महाद्वीप और महासागर स्थायी नहीं है और उसमें क्या हो रहा यानी फैलाव हो रहा यानी प्रसरण हो रहा। तो उसके लिए उन्होंने प्रमुख रूप से क्या अपने सिद्धांत में 5 महत्वपूर्ण तथ्यों पर यानी गौर किया। उन्होंने बताया कि प्रथम अवस्था में तो उसने क्या बताया महासागर महाद्वीप महाद्वीप। तो सर्वप्रथम तो यानी मुख्य रूप से हैरियस ने बताया कि महासागर का नितल दोनों किनारे महाद्वीपों से घिरे हुए हैं। यानी इसने क्या बता दिया कि महासागर की जो तली है वो दोनों ओर से महाद्वीपों से घिरी है ना। और महाद्वीपीय भाग हल्के और सीमा प्रमुख रूप से क्या है भारी है वो पाई जाती है। और उसने यानी बताया कि पृथ्वी के अंदर यानी कई प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं कोर के अंदर और उसमें फिर क्या होता है अथवा उष्मा का संचार होता है और उससे क्या होता है जो ऊपर वाली जो परत है मेंटल उस वो द्रव्य अवस्था में और उससे फिर क्या है यानी संवहनी धाराएं उत्पन्न होती है और वो ऊपर वो नीचे सागर तली पर मुख्य रूप से बार बार दबाव डालती है। यानी दूसरा उसने क्या बता दिया कि यानी वही ये महाद्वीप है ये तो कौन सा आ गया महासागर ये महाद्वीप हो गया इधर भी महाद्वीप। तो हैरी हेस ने मुख्य रूप से दूसरी अवस्था में बताया कि महासागर नितल पर यानी संवहनीय धाराएं चलती है। क्या चलती है यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखें तो कोर के अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ हैं और जिसके कारण ऊपर वाली जो मेंटल परत है वो तापमान पाकर द्रव्य अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। उससे क्या होता है यानी ऊपर की तरफ संवहनीय धाराएं चलती है और जब संवहनीय धाराएं प्रमुख रूप से चलेंगी तो क्या करेगी यानी उससे यानी महासागर की जो तली है उससे टकराएगी और बार बार टकराएगी और बार बार टकराएगी तो क्या होगी महासागर की तली है उसमें यानी क्या होगा बार बार हलचल की क्रिया होगी और उसका धीरे धीरे यानी कमजोर होती जाएगी। क्योंकि हम देखें तो यानी हमारा जो महाद्वीप है पृथ्वी पर हम देखें तो ऊपर वाला क्रस्ट है वो मोटा है यानी महाद्वीपीय भाग और समुद्री भाग है वो यानी कम मोटा है और उसकी वजह से कमजोर भूभाग है यानी यहाँ से आई तो सबसे कमजोर भूभाग है यानी निचला भाग है समुद्र का जो तली है उस पर नजदीक है उस पर बार बार दबाव इसके अंदर डालती है और फिर क्या होता है यानी जो नीचे महासागरीय नितल का के अंदर यानी तीसरी अवस्था में क्या होता है वहीं इसके अंदर महाद्वीपीय भाग ये तो महासागर होगा महाद्वीप इधर भी महाद्वीप आ जाता है और कोर पर ये मेंटल है और ऊपर से संवहनीय धाराएं बार बार टकराएंगी तो क्या होगा यहाँ में यानी एक हल्की दरार उत्पन्न हो जाती है और दरार उत्पन्न होगी तो क्या होगा उससे कटकों का निर्माण होगा और मध्य अटलांटिक कटक जो पाया जाता है उसका निर्माण भी यानी इसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो संवहनीय धाराएं रेडियोधर्मी पदार्थों की वजह से चलती है और वो क्या करती है कर्षण होता है और फिर क्या होता है वो धीरे 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 यानी यहाँ से टकराएगी और फिर ठंडी होकर वापस चलती रहती है।
और इस कमजोर भूभागों को ढूंढती है, एक सहवेली चक्कर चलता रहता है और उसके कारण थोड़ा संतुलन भी बना रहता है और कमजोर भूभागों के अंदर यानी नवीन मलबा यानी जमा होता जाता है, जिसके कारण यानी सागरीय के अंदर नीतल का निर्माण होता रहता है और कटकों का निर्माण भी इसी प्रोसेस के तहत प्रमुख रूप से क्या है होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी अवस्था के अंदर देखें तो चौथी अवस्था इसको हम देख लेते हैं। क्या होता है कि जब महासागर की जो तली है उसके अंदर यानी कोर से जो सहवेली धाराएं चलती है, मेंटल के अंदर द्रवित पदार्थ है वो यानी प्रमुख रूप से ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर से टकराकर कटक का निर्माण होता है, फिर क्या होता है वो क्षैतिज हो जाता है। तो यानी सहवेली धाराएं चलती इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है चलती है किसके चौथी अवस्था के अंदर और क्षैतिज गति उत्पन्न हो जाती है और इस क्षैतिज गति के परिणाम स्वरूप ही यानी सागर नेतल के अंदर क्या होता है तनाव मूलक बल उत्पन्न हो जाता है क्षैतिज गति के कारण और तनाव मूलक बल की वजह से क्या होता है यानी सागर की तली का फैलाव होता है और फैलाव होगा तो उसके अंदर दरार भी आएगी, कटकों का भी निर्माण होगा, सहवेली धाराएं इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है चलेगी और उससे सागर की तली का क्या होगा प्रसार होगा। यानी मुख्य रूप से अमेरिकन प्लेट पश्चिम की तरफ जा रही है तो प्रशांत महासागर यानी शुक्र अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यानी ये इंडियन प्लेट इधर सरक रही है तो हिंद महासागर भी यानी प्रमुख रूप से क्या है इसका विस्तार प्रमुख रूप से इसी प्रोसेस के तहत प्रमुख रूप से क्या है हो रहा है। तो इस प्रकार यानी चौथी अवस्था में सहवेली धाराएं ऊपर चलती है, क्षैतिज हो जाती है और जब एक उशिता यानी सहवेली धाराएं चलती है और क्षैतिज गति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानें क्या करती है इसको यानी दबाव डालती है, तनाव मूलक बल लगता है, तनाव मूलक बल की वजह से चट्टानें धीरे धीरे महासागर की तली कमजोर होती है, नीचे से मलबा आएगा तो फिर नवीन प्लेट का सर्जन भी मुख्य रूप से क्या है इसी प्रोसेस के तहत प्रमुख रूप से होता है। चौथी अवस्था में यदि हम देखना चाहें तो चौथी अवस्था में क्या होता है जो महासागर की जो तली है उसके अंदर यानी जो बल लगता है और वो क्षैतिज उत्पन्न हो जाता है तो ये वापिष्ठन हो जाता है, ठंडा हो जाता है और इसके कारण क्या है महासागर की तली के अंदर यानी कौन सा बल लगेगा भाई संपीड़नात्मक बल लगता है और जब संपीड़नात्मक बल लगेगा नीचे की तरफ तो महासागर की तली के अंदर यानी बैठ जाएगी और ये गर्त का निर्माण होगा। तो महासागरों में जो पाए जाने वाले गर्त है मैरियाना गर्त है 11,022 मीटर है, प्यूटोरिको गर्त है यानी सुंडा गर्त है, कई गर्त पाए जाते हैं, 57 गर्तों का पता चला है। तो यानी हैरी हैस के अनुसार यानी गर्तों का निर्माण कैसे हुआ जब महासागर के अंदर यानी सहवेली धाराएं चलकर क्षैतिज हो जाती है और ठंडी होकर जब नीचे जाती है तो नीचे संपीड़नात्मक बल लगता है। तो क्योंकि यहाँ फिर क्या होता है यानी जो तली है वो धीरे धीरे निमंजित हो जाती है और वह महासागरी गर्तों और जो मुख्य रूप से क्या है यानी घाटियों का निर्माण भी इसी प्रोसेस के प्रमुख रूप से क्या है हुआ है। तो इस प्रकार यानी हम देखते हैं हैरी हैस का सिद्धांत इसने यानी 5 प्रमुख रूप से क्या है तथ्य बताए, उसके आधार पर विश्व के अंदर यानी महासागर की तली की प्रश्न की संकल्पना को आगे बढ़ाया। इससे पूर्व मैसन ने भी 1952 में महासागर नेतल की शैलों का चुंबकीय सर्वेक्षण के द्वारा अध्ययन किया और वहां की जो यानी महाद्वीपीय मगध तट और यानी जो आगे वाला भाग है वहां की चट्टानों का विशेषण क्या तो मगध तट मगध ढाल कमजोर भूभाग होते हैं, वहां नवीन प्लेटें नवीन मलबा जमा होता रहता है और नीचे से सहवेली धाराएं चलती है तो इसके कारण वो नवीन है और आंतरिक भाग में कठोर चट्टानें हैं। इससे पता चलता है कि यानी महासागर की तली का क्या हो रहा है प्रसरण हो रहा है। यदि हम 11वीं क्लास का जो चैप्टर है उसके अंदर डायग्राम के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि यानी ये प्लेटों के बारे में दिया गया है और प्लेट विवर्तनिकी के बारे में देखें तो ये डायग्राम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि यानी ये एथेनोस्फीयर है और एथेनोस्फीयर के अंदर जब 2 प्लेटें
आमने सामने भिड़ेंगी तो बड़ी प्लेट है, भारी प्लेट है, नीचे छेपित होगी और नीचे छेपन होने से एथेनोस्फीयर के अंदर क्या होता है, वो गल जाती है। गलने के बाद फिर वो बाहर निकलती है और मुख्य ज्वालामुखी श्रृंखला, खाइयां यानी इस अभिसरण क्षेपण मंडल के सारे प्रमुख रूप से होती है। और मध्य अटलांटिक कटक के अंदर क्या होता है, जब यानी महासागर के अंदर दो प्लेटें विपरीत दिशाओं के अंदर प्रमुख रूप से जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, यानी मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण भी यानी रचनात्मक प्लेट के किनारों प्रमुख रूप से क्या है, इस डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण भी जब दो प्लेटें यानी आमने सामने बढ़ेगी, नीचे क्रस्ट का निर्माण, यहाँ दो प्लेटें विपरीत दिशा में जाएंगी तो संरक्षित किनारा कहा जाता है। तो यह रूपांतरण भ्रंश को प्रमुख रूप से क्या है, दर्शाया गया है। इसी प्रकार इस डायग्राम के माध्यम से हम क्या सागर नितल प्रश्न को समझ सकते हैं। मैंने बताया नीचे जो कोर होता है, कोर यानी रेडियोधर्मी पदार्थ है, उस रेडियोधर्मी पदार्थ की वजह से क्या होता है, ऊपर संवहनीय धाराएं चलती हैं और वो संवहनीय धाराएं महाद्वीपीय महासागर की तली में टकराती है और तली को कठोर यानी मुख्य रूप से बार बार दबाव डालती है। तो वहां यानी कटक को दर्शाया गया है और उसके बाद संवहनीय धाराएं क्षैतिज हो जाती है, जिसके कारण यानी प्रमुख रूप से क्या है, महासागर की तली का जो निमंजन होता है या महाद्वीपीय भूपटल का जो उठाव की क्रिया को प्रमुख रूप से क्या इस डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। तो प्लेट विवर्तनी में सागर नितल का यानी प्रमुख रूप से क्या होता है, पर्षण होता है, महाद्वीपों का विस्थापन होता है। जैसे इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं, जब प्रमुख रूप से यानी दो नीचे सागर तली के अंदर फैला होता है तो यानी मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम की तरफ प्रमुख रूप से क्या है, विस्थापन हुआ। या इंडियन प्लेट उत्तर में इंडो बर्मा प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण यहाँ भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। या जापान सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है, क्यों, क्योंकि ये मुख्य रूप से प्लेटों के किनारे के ऊपर स्थित है। फिलीपींस प्लेट इसके यानी मुख्य रूप से किनारे पर रचनात्मक प्लेट है। तो यहाँ भूकंप ज्वालामुखी की क्रियाएं प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा द्रारी घाटी का चौड़ा होना, यानी ये कैलिफोर्निया की खाड़ी का विस्तार हो रहा है एक से, यानी ये अलास्का की खाड़ी है। इधर हम देखते हैं कैलिफोर्निया की जो खाड़ी, कैलिफोर्निया प्रांत है शुक्राचार्य अमेरिका के अंदर, वहां यानी इस कैलिफोर्निया की खाड़ी का विस्तार प्रति दर 1 सेंटीमीटर के दर से इसका प्रमुख रूप से विस्तार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम अफ्रीका की जो नील नदी घाटी के अंदर यानी यहाँ भ्रंश घाटी, ये भ्रंश घाटी यानी इसका पश्चिम की तरफ विस्तार हो रहा है, ये चौड़ी हो रही है, जो मुख्य रूप से यहाँ नील नदी कई झीलें टाना टंगनिका और ये जो सुपीरियर झील है इसमें यानी यहाँ सुपीरियर क्या यानी ये जो झील है यहाँ इस क्षेत्र के अंदर यानी इस द्रारी घाटी का विस्तार हो रहा है। तो इससे यानी ये पता चलता है कि इससे क्या सागर तली का पर्षण भी हो रहा है, महाद्वीपों का विस्थापन भी हो रहा है और द्रारी घाटी प्रमुख रूप से क्या है, चौड़ा हो रही है। तो इस प्रकार हम यानी निष्कर्ष रूप से यही कह सकते हैं कि यानी हैरियस ने बताया कि पुराचुंबकीय सर्वेक्षण के आधार पर महाद्वीपीय मगध तट और मगध ढालों की चट्टानों का अध्ययन किया। तो मगध तट पर नवीन चट्टानें मिली, आंतरिक भाग में कठोर चट्टानें, इससे पता चला कि सागर नितल का पर्षण हो रहा। मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा जब दो प्लेटें अगल बगल से खिसकती है तो रूपांतरण भ्रंश का भी निर्माण इसके अंदर प्रमुख रूप से होता है। इसके कारण यानी महासागर की तली का विस्तार हो रहा है, महाद्वीपों का प्रवाह प्रमुख रूप से क्या है, हो रहा है। तो इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।